नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृषि से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल, जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए क्या कहते हैं इसके हेडिंग, कि सबसे ज्यादा जमीन फिर भी हमारी उपज कम क्यों। कि हमारे पास जमीन भी बहुत है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो हमें ये डाटा जानना जरूरी है कि हमारे पास कितनी ज्यादा जमीन है। और इसका कंपैरिजन हमें किससे करना होगा? चाइना से करना होगा। क्योंकि जब भी बात होती है कंपैरिजन की, भारत की, तो हम किसके साथ करते हैं? चाइना के साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सबसे ज्यादा जमीन है तो कितनी ज्यादा जमीन है, फिर भी हमारी उपज है कम है। तो हमें ये भी जानना होगा कि वो उपज कम क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, और उन कारणों को कैसे दूर कर सकते हैं, और क्या नए उपाय अपना सकते हैं। हमें इस आर्टिकल से ये सब बातें मिलेंगी। देखिए, भारत में कृषि भूमि की कमी नहीं है। यूएस जियोग्राफिकल सर्वे द्वारा एक मानचित्र के अनुसार भारत में 179.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है। कितनी है? 179.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। अधिक नहीं है, सर्वाधिक है। इसकी तुलना में अमेरिका में 167.8 है, यानी कि ऑलमोस्ट भारत से 10 कम। और चीन के पास 165 भी है। चीन का जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी कंपैरिजन होता है चीन के साथ करते हैं। तो चीन में कितना है? 165.2 मिलियन हेक्टेयर है, कृषि भूमि है। भारत में ऐसे खेतिहर 86% है, जिनको हम सीमांत किसान भी कह सकते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये भी एक अच्छा आंकड़ा है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनके पास कुल 47.3% कृषि भूमि है। और 2 से 10 हेक्टेयर वालों के पास 13.2% है। और जिनके पास जो कृषि भूमि है वो है 43.6% है। वही चीन में भूमि धारकों की जमीन का औसत आकार 0.6 मीटर हेक्टेयर ही है। जब हम चीन की तुलना में भारत की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन की बात करते के आंकड़े देखते हैं, तो ये तर्क स्वतः ही बेअसर हो जाता है कि छोटे आकार के भूमि धारकों के कारण भारत में कृषि को अव्यवहारिक पेशा माना जाता है। ये आंकड़ा स्वतः ही बेअसर हो जाता है। भारत की जो कृषि उपज है वो 407 अरब डॉलर की है, जबकि चीन में इससे 3 गुना है। और कितनी है? इतनी है। चीन में प्रति हेक्टेयर 5,810 किलो गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि भारत में कितना होता है? 3500 किलो ही। चीन में गेहूं और चावल के लिए भूमि और जो श्रम उत्पादकता है, यानी कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो समेकित विकास दर, यानी कि समेकित का मतलब है ओवरऑल, वो 3.7% और 75% और 5.21% ही है। जबकि उसी अवधि में भारत का कितना है? 2.44% और 2.96% है। इन दिनों हम बाजरा और दलहन की मोटे अनाज की बात करें कि बहुत चर्चा सुनते हैं, जबकि भारत में उनकी उत्पादकता चीन के 5,770 और 1,533 किलो की तुलना में हमारे यहाँ पे कितना है? 1,591 और 699 किलो ही है। भारत की तरह चीन में भी जो ग्रामीण खेतिहर है, आबादी का प्रतिशत अधिक है वहां पर भी। लेकिन बेहतर नीतियों के कारण वे हमसे 3 गुना अधिक उपज ले पाते हैं। एक तो हो गया नीतियां। दुनिया में सर्वाधिक कृषि भूमि वाला देश होने के बावजूद हम विस्थापन, किसानों की आत्महत्या, गरीबी के कारण कम उत्पादन कर पाते हैं, और उत्पादन की लागतें भी हमारे यहाँ सर्वाधिक हैं। तो हमें ये एक इम्पोर्टेंट बात मिल गई है कि भारत के पास सबसे ज्यादा जमीन है, फिर भी हमारी उपज कम है। तो इसके कारण देखिए, एक तो बेहतर नीतियों की कमी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे विस्थापन ज्यादा हो रहा है कि गांवों से लोग शहरों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरीकरण बढ़ रहा है। दूसरा, किसानों की आत्महत्या। तीसरा है गरीबी के कारण। और चौथा है उत्पादन की लागतें। यानी कि गरीबी के कारण कैसे? क्योंकि लोग अगर गरीब होंगे, किसान गरीब होंगे, तो वो जो नई टेक्निक है, जो नई टेक्नोलॉजी है कृषि से जुड़ी, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गरीबी भी एक मेन मुद्दा है जब हमारी उपज कम होती है, और उत्पादन की लागतें भी हमारे बहुत ज्यादा आती है। दूसरी बात हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि भारत को लगता है कि खेती का कारपोरेटाइजेशन करने से उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि इससे क्या होता है कि किसानों को है ना एक खेती समग्र रूप में मिल जाती है, उसे खेतिहरों को अधिक आकार की कृषि भूमि मिलेगी। जबकि चीन के यहाँ भारत की तुलना में खेतिहरों के पास छोटी भूमि होने के बावजूद
उनके पास छोटी भूमि है, भारत के जो किसान हैं उनसे भी छोटी भूमि है, उत्पादकता 3 गुना अधिक है। इसका कारण है सहकारिता। सहकारिता का मतलब होता है कि वहां पर जो लोग हैं वो मिलकर के, एक साथ मिलकर के खेती करते हैं। ध्यान रखें कि भारत में उर्वरकों की खपत और चीन से अधिक है। हमें समझना होगा कि चीन की उच्च उत्पादकता का मुख्य कारण पानी और उर्वरकों के न्यूनतम उपयोग से वैज्ञानिक तरीके से खेती करना है, कि वो पानी और साथ में उर्वरक इनका भी कम इस्तेमाल करते हैं, बट उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। साथ ही वह किफायती दरों, यानी कि ऐसी किफायत जो हर कोई अफोर्ड कर सके, दरों पर उपज की आपूर्ति भी करता है। और उसके यहाँ हमारी कृषि मंडियों जैसी प्रणालीगत मार्केटिंग स्थान होते हैं। हमारी समस्या है कि हमें कृषि विश्वविद्यालयों, किसानों और बाजार को उपभोक्ताओं से लिंक करने वाली समग्र, यानी कि जो होलिस्टिक अप्रोच चाहिए हमें। किससे उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर हैं उनको हमें किससे जोड़, किनसे लिंक करने की जरूरत है, जो कृषि विश्वविद्यालय है और जो किसान है और जो बाजार, उनको जोड़ने की जरूरत है। ऐसे ये एक सुझाव है कि कृषि में सुधार के लिए। ऐसे में हमारा फोकस कारपोरेटाइजेशन के बजाय सहकारिता पर होना चाहिए, जहाँ पे लोग सब मिलकर के काम करें। हम ऐसे खेतिहर समूह को पहचानना चाहिए जो किफायती दरों पर बेहतरीन उपज प्राप्त करने में सक्षम हो। कितनी अजीब बात है कि हमारे यहाँ पहले कृषि लागत पर टैक्स लगाया जाता है, फिर उस पर सब्सिडी दी जाती है। कि पहले जो हमारे जो उर्वरक मिलता था, जो बीज मिलते थे, उन पे टैक्स लगाना होता था। जैसे मान लो कि 100 रुपए का कोई एक बीज आता है, 100 रुपए का, तो उस पे टैक्स मान लो कि 5% का टैक्स लग रहा है, तो 105 रुपए की मिलेगी। लेकिन सब्सिडी की वजह से क्या होगा, सब्सिडी की वजह से क्या होगा कि मान लो कि 100 रुपए की है, तो सरकार कहेगी कि हम 20% की तुम्हें सब्सिडी देते हैं, तो किसानों को कितने रुपए देने पड़ेंगे, सिर्फ 80 रुपए सब्सिडी दी जाती है। और किन पे दी जाती है, उर्वरकों पे दी जाती है, बीजों पे दी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इन चीजों का यूज करते हैं। साथ ही हमें कृषि विज्ञान केंद्रों की सशक्त सशक्त करने की भी जरूरत है। ये सुझाव है, कृषि विज्ञान केंद्रों को सशक्त करने की जरूरत है। हमें इंजीनियरों के बजाय अधिक कृषि कृषि जो स्नातकों की आवश्यकता है, ये उपाय है। साथ ही सिंचाई सिंचाई बीजों और मिट्टी प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार करना होगा। ये भी सुझाव है कि हम किस तरह से उपज को बढ़ा सकते हैं और कृषि में सुधार कर सकते हैं। देखिए कि पंजाब के किसान किसी चावल के बजाय अन्य फसलें लेने लगे हैं। रूखी धरती के लिए मोटे अनाज पर जोर देना होगा, क्योंकि इस मोटे अनाज में पानी की कम जरूरत होती है और पानी का एहतियात से उपयोग करना होगा। आईटीसी और दावत जैसे सहकारी समूह की सफलता हमारे लिए एक उदाहरण होनी चाहिए। सभी फसलों पर एमएसपी और मंडियों का सशक्तिकरण भी जरूरी है, सभी फसलों पर, ना कि चावल और सिर्फ गेहूं पे नहीं देनी है हमें एमएसपी, और जो फसल है उन पे भी एमएसपी बढ़ानी चाहिए, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हों और भी फसलों को उगाने में। तो आज का आर्टिकल को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।